अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फैसल शौकत एंड वेलकम टू माय चैनल कोर्स प्रो। आज की वीडियो में बात करूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपनी वीज़ा फाइल के साथ लगाना चाहिए, क्योंकि ये सबसे क्रिटिकल पॉइंट होता है आपके यूके स्टडी वीज़ा हासिल करने में कि आपको कौन सा डॉक्यूमेंट साथ लगाना है, कौन सा साथ नहीं लगाना, और कौन सा डॉक्यूमेंट अगर साथ नहीं भी लगता तो कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। ये सब पूरी डिटेल में बताऊंगा, वन बाय वन के एजुकेशन डॉक्यूमेंट, आपका वर्क एक्सपीरियंस, उसके अलावा डिपेंडेंट की क्या सूरत हाल है, कौन से डॉक्यूमेंट साथ लगाने, कौन से नहीं लगाने, ये तमाम बातें डिटेल में कवर करूंगा। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी लेंथी लेकिन वेरी इंफॉर्मेटिव। सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करना है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं कि आपको कौन कौन सा एजुकेशन डॉक्यूमेंट साथ लगाना चाहिए और कौन कौन सा साथ नहीं लगाना चाहिए। मोस्टली ये होता है कि कैश लेटर पे सिर्फ डिग्री लिखी गई होती है, तो लोग समझते हैं कि हमने सिर्फ डिग्री ही अटैच करनी है या डीएमसी अटैच करनी है। अच्छा, इसमें भी एक थोड़ा सा क्रिटिकल पॉइंट ये है कि डीएमसी अगर तो आपको कैश लेटर डीएमसी की बेस पे मिला है तो आप उसमें डीएमसी की बेस पे ही आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको डिग्री के बेस पे मिला है तो आपको साथ डिग्री और डीएमसी दोनों लगानी पड़ेंगी। उसके साथ आपको 12th ग्रेड की और 10th ग्रेड के मार्कशीट भी, जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो आपको साथ लगाना चाहिए। होता यह है कि लोग सोचते हैं कि अगर कैश लेटर पे नहीं लिखा तो हमें साथ नहीं लगाना चाहिए, या कुछ लोग ये समझते हैं कि हमारे मार्क्स कम थे इंटरमीडिएट में, 12th स्टैंडर्ड में या 10th स्टैंडर्ड में, तो हमें उसको साथ नहीं लगाना चाहिए। सर, अगर आपको कैश मिल गया ना तो रिगार्डलेस कि आपके 10th में क्या ग्रेड्स थे या 12th में क्या ग्रेड्स थे, आपको वीज़ा मिलेगा। आप वो डॉक्यूमेंट साथ ज़रूर लगाएं। होता ही है कि यूनिवर्सिटी और एम्बेसी की बड़ी स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन होती है। जो डॉक्यूमेंट आपने वहाँ जमा कराया वो आपको वहाँ पर भी जमा कराना चाहिए, लेकिन इनमें से कुछ डॉक्यूमेंट है जिसकी ज़रूरत नहीं है जमा कराने की, क्योंकि वो सिर्फ एडमिशन की हद तक रेलिवेंट होते हैं। इस तरह रिकमेंडेशन लेटर है या रेफरेंस लेटर जिसको बोलते हैं, वो आपने यूनिवर्सिटी को जमा कराया था, एम्बेसी को जमा कराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की बेस पे अगर आपको विदाउट आईएलटीएस एडमिशन मिला है तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का भी डॉक्यूमेंट साथ लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो मामला आपका और यूनिवर्सिटी का था। एम्बेसी को उससे कोई कंसर्न नहीं है कि आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की बेस पे आपका एडमिशन हुआ है या आईएलटीएस की बेस पर। अच्छा, उसके अलावा आइलेट्स या लैंग्वेज सेट की बात की जाए तो आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है, अगर आपने आइलेट्स किया था, लैंग्वेज सेट किया था या ऑक्सफोर्ड किया था, तीनों टेस्ट आपको उसकी कॉपी साथ लगानी चाहिए। अगर नहीं भी लगाते तो इट डजंट रियली मैटर, लेकिन अगर आप ऑब्वियसली अगर आपने टेस्ट किया है तो साथ लगाने में कोई हर्ज भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि ऑक्सफोर्ड की वजह से आपकी फाइल डिस्टर्ब होगी या आइलेट्स की वजह से आपकी फाइल थोड़ी हाई रैंक चली जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो आपको कैश लेटर मिल गया है जिस मर्जी इंग्लिश टेस्ट की बेस पर, दैट इज़ इक्वली फाइन। उसके अलावा आपको सीवी साथ लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सीवी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो दैट वाज बिटवीन यू एंड योर यूनिवर्सिटी, वो एडमिशन प्रोसेस के लिए चाहिए थी, दैट्स इट। आपको एम्बेसी में सीवी जमा कराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अच्छा, सेकंडली लोग पूछते हैं कि हमें एक्सपीरियंस लेटर साथ लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। सर, आपको लाजमी लगाना चाहिए, क्योंकि एक्सपीरियंस लेटर ही आपके स्टडी गैप को एक्सप्लेन करेगा कि आप जो आपका स्टडी गैप है उसमें आप क्या करते रहे, आपकी क्या एक्टिविटीज़ थी। उसके अलावा आपकी फर्दर स्टडीज़ की क्या इंटेंशंस हैं, ये भी आपका एक्सपीरियंस लेटर ही मोस्ट ऑफ द केसेस में डिफाइन करता है। हर स्टूडेंट तो ऐसा नहीं होता कि वो अपनी डिग्री कंप्लीट करते साथ ही मास्टर्स लेवल के लिए या बैचलर लेवल के लिए वहाँ चला जाए यूके। तो बहुत सारे लोगों का स्टडी गैप होता है, बल्कि 10-10 साल का गैप होता है। जिनका जितना ज़्यादा स्टडी गैप है उनके लिए उतना ही ज़रूरी है कि वो एक्सपीरियंस लेटर साथ लगाएं। अच्छा, एक्सपीरियंस लेटर के साथ आपको पे स्लिप लगाने की ज़रूरत नहीं है। इतनी वो निटी ग्रिटीज़ में नहीं जाते कि आपकी पे स्लिप चेक करें, उस पर डेट्स चेक करें, डेजिग्नेशन चेक करें, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेक करें। वो सिर्फ आपको एक्सपीरियंस लेटर एक चाहिए कि जो बता सके कि आप इतने अरसे में क्या करते रहे और आगे आपकी फर्दर इंटेंशंस क्या हैं स्टडी की, कुछ इंटेंशंस आपकी क्लियर हैं या नहीं क्लियर। अच्छा, इसमें अगर आपने एक्सपीरियंस लेटर किसी गवर्नमेंट जॉब का लगा दिया है तो आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉयर से फिर एनओसी भी चाहिए होता है, क्योंकि पाकिस्तान के हद तक तो ऐसे है कि आपने एनओसी, अगर आपने गवर्नमेंट जॉब छोड़ी है तो आपको 2 साल आगे की फर्दर जॉब करने के लिए, फर्दर किसी एक्टिविटी के लिए आपको एनओसी चाहिए होता है। और आपके पास पासपोर्ट भी, अगर आपके पास गवर्नमेंट जॉब थी, रिसेंटली ख़त्म हुई है, तो आपके पास पासपोर्ट भी गवर्नमेंट का होना चाहिए। या फिर अगर आपने ऑर्डिनरी कन्वर्ट कराया तो ऑर्डिनरी का ऑब्वियसली नंबर चेंज होता है, वो लोगों को पता चल जाता है, एम्बेसी को पता चल जाता है कि ये कितने नंबर पे ये पासपोर्ट आ रहा है और आपने अभी चेंज कराया या नहीं चेंज कराया। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस उर्दू में है या किसी और ज़ुबान में है, किसी और लैंग्वेज के अंदर है, तो फिर आपको चाहिए कि आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करा के किसी भी नोटरी पब्लिक से आप जाके उसका टेस्ट लाजमी कराइएगा, तभी जाके वो क्रेडिबल माना जाएगा, अदरवाइज वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो मेक श्योर कि अगर किसी और लैंग्वेज में है तो आप उसको प्रॉपरली उसको ट्रांसलेट कराएं। अच्छा, इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है वो डिपेंडेंट का है। लोग पूछते हैं कि डिपेंडेंट के कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ लगाने चाहिए। देखिए, इनमें एक चीज़ बड़ी क्रिटिकल है जो लोग इस तरह की प्रैक्टिस लोग करते नहीं है, लेकिन कर भी सकते हैं लोग, लोगों को समझ नहीं होती ना। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर आपका डिपेंडेंट बच्चे साथ लेके जा रहा है, ठीक है, और आपका स्पाउस पाकिस्तान में या होम कंट्री में, इंडिया में, बांग्लादेश में आपके स्पाउस बाकी रह गए और आप बच्चे साथ लेके जाना चाह रहे हैं, तो आपको एनओसी चाहिए,
स्पाउस की तरफ से कि वो लिख के देगा कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है कि आप अपने हमारे बच्चे यानी दो के कपल के जो बच्चे हैं वो आप साथ लेके जा सकती हैं, मुझे इस बारे में कोई एतराज़ नहीं है। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट एक अंडरटेकिंग साथ चाहिए लगाने के लिए। इससे होता ही है क्योंकि बहुत सारे लोगों की सेपरेशन हो चुकी होती है, नॉट लीगली, लेकिन वो प्रैक्टिकली सेपरेट आ रहे होते हैं, तो एम्बेसी जानना चाहती है कि आप बच्चे कहीं से अपनी मर्जी से लेके साथ तो नहीं जा रहे। आपके जो दूसरा पार्टनर है जो होम कंट्री में रह जाएगा उसका कंसेंट इसमें शामिल है कि नहीं शामिल। इसके अलावा दूसरे आपके डिपेंडेंट के लिए कोई आइलेट्स की ज़रूरत नहीं है। बैंक स्टेटमेंट चाहिए आपके डिपेंडेंट की अलग से, जितने भी डिपेंडेंट हैं उनकी अलग से, वो जो गवर्नमेंट ने बताई है रेट उसके मुताबिक आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, वो आपने साथ लगानी है। उसके अलावा एज सच कोई ज़रूरत नहीं है डिपेंडेंट के डॉक्यूमेंट साथ लगाने की। डिपेंडेंट का वर्क एक्सपीरियंस जितना भी स्टडी गैप है उसकी प्रोफाइल लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप अपना कैश लेटर साथ लगा दें अगर डिपेंडेंट अप्लाई कर रहा है तो, और बैंक स्टेटमेंट साथ लगा दें, दैट्स इट। और इसी डॉक्यूमेंट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है साथ लगाने की। अच्छा, अब सबसे जो क्रिटिकल पॉइंट है ना वो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ रिफ्यूज़ल्स। ठीक है, रिफ्यूज़ल में ये है कि बहुत सारे लोग ये करते हैं कि उनका एक वीज़ा रिजेक्ट हुआ होता है लेकिन वो यूनिवर्सिटी को नहीं बताते। एक वीज़ा या किसी और कंट्री का कोई वीज़ा रिजेक्ट हुआ होता है वो यूनिवर्सिटी को नहीं बताते। यूनिवर्सिटी उनको बगैर देखे सुने उनको कैश लेटर जारी कर देती है। लेकिन अम्बेसी से लोग थोड़ा डरते हैं, तो अम्बेसी में लोग सच बताना चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि मैं अम्बेसी को सच बताऊँ। और सम टाइम वीज़ा की रिफ्यूज़ल की स्टैंप भी लगी होती है पासपोर्ट पे, तो लोग बताना चाहते हैं। अच्छा, जब लोग आप एम्बेसी को बताएंगे दैट विल एम्बेसी ऑटोमेटिकली यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म करेगी। अब इसमें एक कॉन्सिक्वेंस ही है, आपका एक वीज़ा रिजेक्ट हुआ हो या 10 वीज़े रिजेक्ट हुए हो, आपको यूनिवर्सिटी को बताना चाहिए। अब वो क्यों, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। वो इसलिए कि जब आप यूनिवर्सिटी को बताएंगे और उस जानने के बाद यूनिवर्सिटी आपको कैश लेटर देती है ना, फिर आप एम्बेसी में जाएं, एम्बेसी को बताएंगे मेरा ये रिफ्यूज़ल है, तो एम्बेसी यूनिवर्सिटी से फिर कोऑर्डिनेट करती है कि क्या आपको इन रिफ्यूज़ल का पता था, ये रिस्क स्टूडेंट था तो आपने फिर भी इसको कैश लेटर दे दिया, तो यूनिवर्सिटी उसको इंडोर्स करेगी कि हाँ, ये जानते हुए भी कि इसके इतने रिफ्यूज़ल थे, हमने इसको ऑफर लेटर कैश लेटर जारी कर दिया, तो एम्बेसी भी आपको वीज़ा दे देगी। लेकिन मैं ऐसे केसेस जानता हूँ जिनमें यह हुआ कि स्टूडेंट ने यूनिवर्सिटी को नहीं बताया अपने रिफ्यूज़ल के बारे में, कैश लेटर वहाँ से ले लिया, एम्बेसी में गए, वहाँ अपने रिफ्यूज़ल का बता दिया। ठीक है, तो एम्बेसी ने क्या किया, यूनिवर्सिटी से पूछा कि आप इन रिफ्यूज़ल्स के बारे में आपको पता है, तो यूनिवर्सिटी ने कहा कि नहीं, तो यूनिवर्सिटी ने अपनी स्पॉन्सरशिप वापस ले ली और स्टूडेंट का वीज़ा रिजेक्ट हो गया। अच्छा, अब लोग तेज़ी इसमें क्या दिखाते हैं, विच इज़ अ रिस्क। मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करता कि आप ऐसा करें। एम्बेसी के साथ आपको हमेशा सच ही बोलना चाहिए, क्योंकि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। सच ये है कि आप यूनिवर्सिटी को भी बताएं कि मेरे ये रिफ्यूज़ल थे और एम्बेसी को भी बताएं कि मेरे ये रिफ्यूज़ल थे, क्योंकि एक झूठ के पीछे फिर आपको 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करता कि आप अपने रिफ्यूज़ल्स को छुपाएं, रिफ्यूज़ल को बता देना चाहिए। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी देखे हैं जिनको रिफ्यूज़ल के बावजूद भी आपको वीज़ा भी मिला, यूनिवर्सिटी ने एडमिशन भी दिया, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। आप एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट उनको दिखने चाहिए कि आप जेन्युइन एक स्टूडेंट हैं। आपके प्रीवियस रिफ्यूज़ल के बाद आपके सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए, आप पढ़ते रहे, आपने ग्रेड्स भी लिया, अच्छे ग्रेड्स लिए, और जो भी एक स्टोरी आपने अपने आप को बना के प्रेजेंट करनी है, आपको वीज़ा मिलेगा रिफ्यूज़ल्स के बावजूद भी। आपको ज़रूरत नहीं है इस तरह के छुपाने की। कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट, वो आपको नहीं देंगी। जिस तरह कि आज का यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ है, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट, आपको एडमिशन नहीं देते, लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटी एडमिशन दे भी देती हैं। इवन कि आपके 2 या 3 रिफ्यूज़ल्स भी हों तो वो आपको एडमिशन दे देती हैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे चेक लिस्ट की कि आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट साथ लगाने चाहिए। देखें, आईडी कार्ड की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आधार कार्ड की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपका पासपोर्ट इज़ योर नेशनल आइडेंटिटी, वो हर जगह पे एक्सेप्टेबल है। आपने सिर्फ पासपोर्ट लगाते हैं तो आपको ना आईडी कार्ड की ज़रूरत है, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड की, ना आधार कार्ड की, ना राशन कार्ड की, किसी चीज़ की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पैसे आपके अकाउंट में पड़े हैं और आपकी अपनी बैंक स्टेटमेंट थी, फाइनेंशियल अकाउंट्स आपने खुद मैनेज किए हैं, तो पेरेंट्स की आईडी कार्ड की कॉपी लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान में एफआरसी लगाया जाता है, तो एफआरसी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अच्छा, लेकिन अगर आप बैंक स्टेटमेंट अपने पेरेंट्स की इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पेरेंट्स की तरफ से एक अंडरटेकिंग और पाकिस्तान में एक एफआरसी सर्टिफिकेट होता है, वो आप साथ लगाएंगे। इंडिया में आप अपने पेरेंट्स का पासपोर्ट लगा सकते हैं या बे फॉर्म बर्थ सर्टिफिकेट होता है वो साथ लगा सकते हैं, टू प्रूव योर ऑन रिलेशनशिप विद योर पेरेंट्स। ठीक है, उसके अलावा आप अंडरटेकिंग, तो मैंने कह दिया कि अंडरटेकिंग भी लाजमी चाहिए, ये बताने के लिए कि मेरे जो पिछले 10 बच्चे हैं वो ये बैंक स्टेटमेंट इस्तेमाल नहीं कर रहे, सिर्फ इस बच्चे के लिए मैं पैसे दे रहा हूँ, इस बच्चे की स्टडी के लिए। ठीक है, ये बात इस बात को क्लियर करने के लिए आपको एक अंडरटेकिंग साथ लगानी पड़ेगी। अच्छा, उसके अलावा आपको कैश लेटर साथ ज़रूर लगाना है, लेकिन अगर किसी सूरत में आप कैश लेटर लगाना भूल भी गए हैं, मैं एक ऐसे स्टूडेंट का केस भी जानता हूँ जो कैश लेटर लगाना माशाल्लाह भूल गए थे, लेकिन अगेन उनको वीज़ा उस पे मिल गया। उसकी वजह ये है कि जब आप अपना फॉर्म फिल करते हैं तो उस पे कैश नंबर, लाइसेंस नंबर, कोर्स स्टार्टिंग डेट, एवरीथिंग उस पे मेंशन होती है, तो दैट इज़ वेरी ऑब्वियस।
एम्बेसी को पता होता है कि ये इन्फॉर्मेशन इसको तभी मिली है जब इसके पास कैश लेटर था, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि एम्बेसी ये कंफर्म भी कर सकती है यूनिवर्सिटी से और आपसे भी दोबारा कैश लेटर मंगवा सकती है। इसकी बेस पे अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है ना, कि अगर आपने कैश लेटर जमा नहीं था कराया, तो आप प्री एक्शन प्रोटोकॉल में जाके इसको क्लेम कर सकते हैं कि मेरे पास कैश लेटर था लेकिन मुझसे वीज़ा ऑफिसर ने मांगा नहीं है। तो ये क्लेम किया जा सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि इसकी बेस पे आपको बिल्कुल ही तमाम रास्ते बंद हो जाएँ कि आप कैश लेटर लगाना भूल गए थे। स्टिल देयर इज़ अ वे अवेलेबल कि आप उसको फॉलो करके आपको वीज़ा मिल सकता है, अगर आप कैश लेटर लगाना भूल गए थे तो। उसके अलावा लोग पूछते हैं कि हमारे रिलेटिव वहाँ रहते हैं, आपके फॉर्म वीज़ा फॉर्म में पूछा जाता है कि आपके रिलेटिव वहाँ पर हैं या नहीं है, तो आपको उसको हमेशा हाँ ही करना चाहिए। इससे वीज़ा पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता। आपको सच बताना चाहिए, क्योंकि आगे चल के जब आप एक्सटेंशन करेंगे तब भी आपको बताना पड़ेगा। जब आगे चल के जब आपकी लेट्स सपोज़ आप स्टडी कंप्लीट करके वापस आते हैं और फिर आपको जाना पड़ता है, विज़िट पे जाना पड़ता है या किसी और वीज़ा कैटेगरी में आपको जाना पड़ता है, तब भी तो आपको बताना पड़ेगा कि मेरे रिलेटिव्स थे। रिलेटिव्स से मुराद सिर्फ ब्लड रिलेशन है, आपके ब्रदर सिस्टर, आपके बच्चे अगर हैं तो, आपके पेरेंट्स अगर हैं तो बस ये दैट्स इट। आपके अंकल, मैटरनल अंकल, पैटर्नल अंकल, इनकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इवन कि ग्रैंडफ़ादर या ग्रैंडमदर की भी बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ कंसिडर्ड इनटू योर एक्सटेंडेड फैमिली। आपकी डायरेक्ट फैमिली में कंसीडर नहीं होते, तो उनके लिए कोई प्रूफ़ लगाने की बिल्कुल ख़ास ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जब आप वीएफएस सेंटर जाएँगे तो आपको एक ही चीज़ चाहिए, व्हिच इज़ अपॉइंटमेंट लेटर। वो अपने सामने रखना है, आपने साथ लगाना है। उसके अलावा एक चेकलिस्ट का डॉक्यूमेंट होता है, वो आपने साथ लेके जाना है। लेकिन अगर चेकलिस्ट का डॉक्यूमेंट आप साथ नहीं भी लेके जाते, इट वोंट मैटर। इसमें एज़ सच कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ये डॉक्यूमेंट्स, आपके तमाम तर डॉक्यूमेंट्स आप ऑलरेडी अंडरटेकिंग दे चुके होते हैं कि मेरी तरफ से बिल्कुल डॉक्यूमेंट सही है और इनमें किसी किस्म का फ्लॉ नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है, तो आप इन डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट कीजिए। या आप ऑलरेडी जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो इस तरह की अंडरटेकिंग दे देते हैं। अच्छा, वीज़ा फॉर्म भी अगर आप जमा नहीं कराते ना, आप भूल जाते हैं साथ लगाना, आपको डॉक्यूमेंट्स ऑब्वियसली काफ़ी सारे होते हैं, आप वीज़ा फॉर्म लगाना भूल गए, कोई ऐसी बड़ी परेशानी नहीं है। आप वीज़ा फॉर्म ऑलरेडी ऑनलाइन सबमिट हुआ होता है, एम्बेसी के रिकॉर्ड में होता है। आईएचएस का जो रिसीप्ट होती है वो भी साथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो भी उनके अकाउंट में, उनके रिकॉर्ड में मौजूद होती है। उसके अलावा वीज़ा फ़ीस का जो डॉक्यूमेंट होता है, उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। लोग लगाते हैं साथ, आई वुड रिकमेंड कि आप साथ लगाएँ, लेकिन अगर नहीं भी लगाते तो इसमें इसकी वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा। हाँ, उसके अलावा एक बैंक स्टेटमेंट है जो आपने लाज़मी अटैच करनी है। बैंक स्टेटमेंट के अलावा कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जो आप नहीं अटैच करेंगे तो आपका वीज़ा नहीं होगा। कैश लेटर का एज़ आई सेड कि अगर आपसे मिस भी होता है तो कोई ऐसी बड़ी परेशानी नहीं है। सो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। मैंने काफ़ी डिटेल में बताया कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं, कौन से नहीं लगाने और कौन से अगर आप नहीं भी लगाएँगे तो इट वोंट रियली मैटर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इंस्टा पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, फेसबुक पे भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको टाइमली जवाब दे सकूँ। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।